नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार का सरकारी डॉक्टरों को रिटायरमेंट तोहफा। उत्तराखंड में रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर होगी 65 साल। अस्पतालों में सर्जनों की कमी दूर करने के लिए तैयारी। चारधाम यात्रा की तैयारियां हुई तेज। अप्रैल माह से होगी शुरू। मंदिर समिति ने कपाट उद्घाटन की तिथि भी की तय। विगत वर्ष से और भव्य बनाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड पुलिस को कोरोना महामारी के दौरान पेरोल पर गए 320 कैदियों की तलाश। समय पूरा होने के बाद भी आज तक नहीं लौटी जेल। धरपकड़ के लिए जल्द शुरू करेगी अभियान। सितारगंज के सैलानी गोट गांव में अज्ञात महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। फॉरेंसिक के साथ टनकपुर थाना पुलिस टीम जुटी जांच में। उत्तराखंड मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान। आज कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का दिया ऑरेंज अलर्ट। राज्य के लगभग सभी इलाकों में बारिश और तमाम ऊंची चोटियों पर हिमपात। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार, आपको बता दें, एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। जी हां, उत्तराखंड सरकार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत सर्जरी के डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 40 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने जा रही है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार इसकी तैयारी कर रही है। वहीं दून अस्पताल मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट वसीम रिजवी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से लगातार अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी रही है। जहां तक सेवानिवृत्ति का सवाल है, यह समय समय पर बढ़ाई जा रही है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह होता है कि समाज में जरूरत के हिसाब से डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए, जो अभी पर्याप्त नहीं है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आज के समय में विशेषज्ञता हासिल करने में डॉक्टरों को काफी समय लग जाता है और अन्य कारणों को देखते हुए सरकार से ये कदम उठाने का फैसला लिया है। यह स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि डॉक्टरों के पास जितना एक्सपीरियंस रहेगा, डॉक्टर उतनी ही बेहतर सेवा कर सकेंगे। ये समय समय पर बढ़ाई जा रही है। उसके दो कारण हैं। एक तो कारण ये होता है कि रिक्वायरमेंट कितना है सोसाइटी में, समाज में, उसके हिसाब से कितनी कमी है डॉक्टरों की। दूसरा एक जनरल कारण भी है कि आज की डेट में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो आम भारतीयों की, शहरियों की जो उम्र जो एवरेज है, वो लगभग 20 साल बढ़ चुकी है। जो बहुत साल लगते हैं जिनको उस अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए, उस जगह पर पहुंचने के लिए, तो एक तरह से उनका वेस्टेज हो जाता है। तो उसको देखते हुए सरकार मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कदम उठा रही है। तो वहीं जेलों में कैपेसिटी से कम ज्यादा कैदी होने के कारण कोरोना महामारी को लेकर अधिक कैदी होने के कारण कोरोना महामारी के दौरान जेलों में सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें 7 साल से कम सजा वाले सजायाफ्ता को और ट्रायल कैदियों को पैरोल पर छोड़ दिया जाए, जिससे कोरोना जैसी बीमारी जेलों में ना फैल पाए। जिसके तहत उत्तराखंड की सभी जेलों से करीब 850 कैदियों को पैरोल पर जेलों से छोड़ा गया। लेकिन इन कैदियों में से करीब 320 ऐसे कैदी हैं जो समय पूरा होने के बाद भी वापस नहीं लौटा, जिनको पकड़ने के लिए अब अभियान शुरू किया जा रहा है। पैरोल पर छूटे कैदियों में कई ऐसे भी कैदी हैं जो पैरोल पर बाहर निकलकर दोबारा अपराध की दुनिया में गए और समय से पहले ही किसी न किसी अपराध के चलते वापस जेल चले गए। लेकिन 320 कैदियों के लिए अब प्रदेश में अभियान शुरू होगा। वो जो पेरेल पे गया और वापस नहीं आए, उनका पीरियड खत्म होने के बाद उनकी डेटा इकट्ठा की जा रही है। फिर जो भी विधिक कार्रवाई होना है उस पर, अब उस पर कार्रवाई अमल में लाएगी उत्तराखंड पुलिस। तो सर, क्या इनके धरपकड़ के लिए भी कुछ अभियान या कुछ ऐसा? हाँ, नेचुरली उनको ढूंढना है कि मतलब यही हुआ है कि जो पेरेल जंप कर लिया है, तो फिर उनको नियमानुसार कार्रवाई यही हो गई कि उसको ढूंढे, हम अरेस्ट करें और दोबारा कोर्ट के सामने पेश करा के जेल भेजें। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है। आपको बता दें कि सितारगंज में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है।
टनकपुर के अंतर्गत आने वाले सीमावर्ती ग्राम सैलानी कोट में अज्ञात महिला का शव मिला है, जिससे दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलवाकर सबूत जुटाने का प्रयास किया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए टनकपुर उप जिला चिकित्सालय भेज दिया। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वो 24-25 साल की महिला है, उसका शव मिला था। उसके बाद से हमारी टीम पहुंची थी और हमने तत्काल ही फिर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम से संपर्क किया, तो वो भी मौके पर पहुंच गई है और उनके द्वारा जो भी घटना स्थल पर एविडेंस होते हैं वो जुटाए जा रहे हैं और साथ ही पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए इसके द्वारा हत्या भी हो सकती है, ये आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, उसके बाद ही पता लगता है। दिल्ली में भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक होने के बाद अब उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठकों का दौर जारी है। उत्तराखंड में होने वाली प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन बैठक से पहले केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने किया। इसके बाद इस कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन का पहला सत्र शुरू किया गया। प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, संगठन के सभी मोर्चा के प्रभारियों और पदाधिकारियों की बैठक की गई। हो रहा है, ये हमारा एक रूटीन कार्य होता है। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है उसके 15 दिन में राज्यों की कार्यकारिणी हो रही है। उत्तराखंड ही नहीं, सभी प्रांतों की राज्य कार्यकारिणी चल रही है, कहीं हो चुकी है और मेरे ख्याल लास्ट डेट ही है, अब तक सबकी हो चुकी होगी। इसके अंदर हम पुराना जो कार्यकारिणी हुई है उसके प्रस्ताव के पास कराते हैं कि हमने जो प्रस्ताव रखे थे वह हुए हैं और उसके बाद आगामी कार्यक्रम। हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले में राजस्व विभाग, नगर निगम और वन विभाग सहित रेलवे ने संयुक्त रूप से सर्वे शुरू किया है। अपर एडीएम अशोक जोशी के नेतृत्व में संयुक्त सर्वे का काम शुरू किया गया। हालांकि रेलवे अतिक्रमण को लेकर 7 फरवरी की तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगी है। एडीएम अशोक जोशी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार बताए कि राजस्व की भूमि कितनी है, इस पर सर्वे कार्य किया जा रहा है, जिसमें पहले वन विभाग की भूमि चिन्हित होनी है, उसके बाद रेलवे की भूमि और फिर राजस्व या नजूल भूमि का चिन्हीकरण किया जाना है, जिसके लिए संयुक्त रूप से सर्वे किया जा रहा है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ये बताए कि आपकी ज़मीन कहाँ पर है और कितनी है, तो उसके लिए जो हमारा रेवेन्यू मैप है 1959 का, वो सबसे रिलायबल सोर्स है हमारे पास। उसके आधार पर हम इसकी बाउंड्री निकाल रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी यहाँ पर है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अपने पिलर है, तो पहले ये फिक्स किया जा रहा है कि फॉरेस्ट की बाउंड्री कहाँ पर है, और पहले फॉरेस्ट की बाउंड्री है, उसके बाद रेलवे है, उसके बाद फिर आपका नजूल लैंड या स्टेट की लैंड होती है। तो इसी के लिए पहले हम फॉरेस्ट के फिक्स पॉइंट अभी यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट के जब फिक्स पॉइंट डिसाइड हो जाएंगे तो उससे नक्शे से ये पता चल जाएगा कि की टीम नहीं, यहाँ पर राजस्व विभाग आ जाया हुआ है, तहसील का पूरा विभाग यहाँ पर है और जिस तरीके से रेलवे अपना हक जताता था, जिस तरीके से उन्होंने खंभे गाड़े थे और 81.5 एकड़ की दावा करता था कि जगह हमारी है, तो जो यहाँ की जनता, यहाँ के नेता चाहते थे कि पहले जब तक राजस्व विभाग अपनी जगह पर चिन्हित नहीं करता, ये सीमांकन ज्वाइंटली नहीं करता रेलवे के साथ, जब तक हम नहीं मानते कि जगह रेलवे की है, और जगह रेलवे की है ही नहीं। जहाँ पर पहले गौला नदी के बहने के कारण जो रेलवे ट्रैक अंदर आया है, तो हमारी डिमांड ये थी कि आप वहाँ से नापिए रेलवे की जगह कहाँ से है। फॉरेस्ट हल्द्वानी निकटवर्ती क्षेत्र भुजिया घाट स्थित रिजॉर्ट में हार्ले डेविडसन फुटहिल चैप्टर बाइक राइडर्स की टीम पहुंची। इस दौरान टीम के सदस्यों ने बाइक चलाते समय सुरक्षा मानकों पर जानकारी देते हुए बताया कि सड़क पर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है और यह पुलिस के चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान की हिफाजत के लिए होता है। ऐसे में वाहन के सभी कागज पूरे रखने चाहिए और हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। साथ ही सरकार के बनाए सुरक्षा नियमों का भी पालन करना चाहिए, तभी जीवन सुरक्षित रह सकता है। मेरी सिर्फ यही अपील है कि जो नॉर्म्स सरकार ने बनाए हैं, सेफ्टी रूल्स बनाए हैं, नियम कायदे कानून बनाए हैं, उनको फॉलो करें। स्पीड लिमिट सेट करिए तो उसका कोई कारण होगा, वो आपकी सुरक्षा के लिए है, वो इसलिए नहीं कि आपको परेशान करे। हेलमेट पहनने के लिए कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं ताकि आपकी सुरक्षा हो। जान से बढ़कर कुछ नहीं है, कितनी महंगी बाइक हो, कितनी महंगी गाड़ी हो, जान से ऊपर कुछ नहीं है, तो उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस ग्रुप में सबसे छोटा मैं ही, मैं 26 साल का हूँ। 22 साल में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो मैंने एज अ युवा ही ज्वाइन किया।
तो मैंने अपने साथ वालों को देखा, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जब बाइक लेके चलते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि पेरेंट्स भी हैं। वो बाइक उनकी आखिरी बाइक नहीं है, उसके आगे भी बहुत एक्सपीरियंस है। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, आपको सेकंड्स लगेंगे और आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी। एक बार पैर टूट गया तो सब खत्म है, शोल्डर टूट गया खत्म, गलती से सर पे लग गई खत्म। आपका वो राइड कब आपके मतलब खत्म कर देगा लाइफ। देखिए, ये बाइकिंग एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, बट पेशेंस भी बहुत उसमें एक ज़रूरी फैक्टर रोल प्ले करता है। आप अपनी उम्र से ज़्यादा ना बढ़ें, अपनी उम्र के हिसाब से चलाएं। अगर आपकी एज 18+ नहीं है तो स्कूटी ही चलाएं, वो एक स्लो स्पीड पे चलाएं, चलान से ना डरें, इससे बड़े हेलमेट पहने, वो आपके लिए भी अच्छा है। आपके रुड़की में हरिद्वार रोड पर स्थित कौर कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिस कारण पिता मांगेराम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतक मांगेराम के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। मामला ये है जी, हमको पता चला कि हमारे गांव के लड़के मांगेराम का कोर कॉलेज के पास जो अंडरपास है 4 लेन के ऊपर, वहाँ जो एक्सीडेंट हो गया। तो हम सभी जिम्मेदार आदमी और सभी लोग गांव से जो हैं भी उधर आए, अस्पताल में आई रुड़की। तब तक एम्बुलेंस लेकर यहाँ से आ गई थी और बहुत भयंकर दर्दनाक जो है वो हादसा हुआ। सूबे के उच्च हिमालयी क्षेत्र में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। भू बेकुंठ धाम बद्रीनाथ क्षेत्र में भी जमकर हिमपात हो रहा है। हालांकि शीतकाल में कपाट बंद होने के चलते धाम की सुरक्षा हेतु आईटीबीपी के हिमवीर जवान मुस्तैद हैं, लेकिन मोक्ष धाम में स्थानीय लोगों द्वारा सीजन में अपने गाय बैलों पशुओं को चराने हेतु छोड़ दिया था, जो कपाट बंद होने के बाद आज भी बर्फबारी में ठंड और भूख के चलते खुले बर्फ के आगोश में मरने को मजबूर हैं। बद्री धाम में शीतकालीन की बर्फबारी में इन बेजुबान पशुधनों को यूं ही बेसहारा असहाय छोड़ने वाले लोगों को गौ माता का इस तरह तिरस्कार करना, वो भी मोक्ष धाम बद्रीनाथ में काफी सोचनीय विषय है। साथ ही बद्रीनाथ धाम में इस तरह गोवंश छोड़ने वाले पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी जरूरी है, नहीं तो ये सिलसिला हर साल यूं ही चलता रहेगा। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, पुलिस ने मनोज रावत उर्फ बापी को गिरफ्तार किया। मनोज रावत के पास से 3 फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र और नगद 23,000 के साथ एक मोबाइल भी बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मनोज रावत के साथी अजय साहनी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया। मनोज रावत ने बचने के लिए अजय साहनी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दिया था। अजय सोनी और मनोज रावत ने 10 लोगों से लगभग 36 लाख रुपए की रकम सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से लिए थे। इन्वेस्टिगेशन में ये जानकारी में आया कि केवल अजय साहनी अकेला नहीं था, तो उसकी एक और दूसरा साथी है, उसका नाम है, कई 10 लोगों ने कुल मिला के पैसा दिया था मनोज रावत को कैश। मनोज रावत उर्फ बॉबी खटीमा के रहने वाले को, तो उसको आज गिरफ्तारी करके जेल भेज रहे हैं और उसकी ही कब्जे में 3 विभिन्न नियुक्ति प्रमाण पत्र अलग अलग डेटों का अलग अलग विभागों का प्राप्त हुआ है उसके कब्जे में, उसकी निशानदेही में, और 2,20,000 कैश डेवलप हुआ है, रिकवर हुआ है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल माह से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मंदिर समिति ने कपाट उद्घाटन की तिथि भी तय कर ली। सरकार चाहती है कि इस वर्ष 4 धाम यात्रा को विगत वर्ष से और भव्य बनाया जाए। यात्रा को सुलभ सरल बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पर कार्य किया जाना तय कर लिया है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। बता दें कि 22 अप्रैल से राज्य में 4 धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने इस बार की यात्रा को लेकर कहा कि ये यात्रा सुगम और व्यवस्थित तरीके से होगी। तो वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पिछले वर्ष लाखों यात्रियों ने चारों धाम के दर्शन किए थे और इस बार और अधिक संख्या में यात्री चारों धाम के दर्शन कर पाए। इसके लिए सरकार हर एक सुविधा मुहैया करवाने में जुटी हुई है। इस बार हम पहले से ही जो है उसकी तैयारियां कर रहे हैं, जो और अच्छे काम करने हैं और सुविधाएं करनी है, यात्रियों को सुरक्षा भी देनी है, उनकी यात्रा सरल भी बनानी है और सुगम भी बनानी है। तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। बाबा बद्री विशाल की कृपा से, चूँकि 100 दिनों का कालखंड बीच में रह गया है, तो इस बार भी यात्रा हमारी रिकॉर्ड तोड़ होगी। हम सारे प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन जुटा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ऋषिकेश एक बहुत बड़ा सेंटर पड़ता है जहाँ से पूरे देश भर के यात्री आते हैं, गाड़ियों की व्यवस्था करते हैं। तो वहाँ भी व्यवस्था जो है चाक चौबंद की जा रही है और रास्ते में भी जहाँ जहाँ पर आवश्यक सुविधाएं हैं उनके जुटाने के लिए भी सरकार ध्यान रखा गया है। पर्यटन विभाग है और भी सारे विभाग हैं, आपस में सामंजस्य बनाते हुए, गृह विभाग है, सब आपस में सामंजस्य बनाते हुए और वो यात्रा की तैयारी में जुटे हुए। जिस प्रकार से रैणी में आपदा आने के बाद सरकार ने आंख में पट्टी बांध ली थी, उसी प्रकार से कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और पूरे तमाम क्षेत्रों में जहां जहां इस समय क्रैक्स आने के मामले हैं, भू धसाव के मामले हैं, वहां सरकार या तो सूचना छुपा रही है या आंख में पट्टी बांध। विश्व की सबसे खूबसूरत जगह जानी जाती है ओली नामक पर्यटक को, जो पर्यटक स्थल 12 महीनों में पर्यटकों के लिए खुला रहता है। और बड़ी बात तो ये भी है विश्व की सबसे खूबसूरत जगह जानी जाती है ओली नामक पर्यटक स्थल को, जो पर्यटक स्थल 12 महीनों पर्यटकों के लिए खुला रहता है। और बड़ी बात तो यह है कि ओली में एशिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी रोपवे भी देखी जा सकती है। और तो और यहाँ पर्यटकों के लिए चेयर कार जैसी सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर्यटक चेयर कार जैसी सुविधा का जमकर लुत्फ उठाते हैं। बता दें कि ओली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो पड़ा। यहाँ करीबन सैकड़ों की तादाद में देसी पर्यटक पहुंचे हुए हैं और जमकर बर्फ का आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें कि ओली में करीबन 1 फीट से अधिक बर्फ आज भी देखी जा सकती है। ओली की तरफ ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिला है और टूरिस्ट आ रहे हैं और अभी कुछ टूरिस्टों का फ्लो कम हुआ था, लेकिन बर्फ़ पड़ने के बाद थोड़ा बढ़ गया है और ठीक है। और जोशीमठ में भी भू धसाव की थोड़ा स्थिति अभी धीरे धीरे ठीक हो रही है। आपदा का जो आई है, जो क्रैक्स वगैरह पड़े हैं और जो मीडिया ने इसमें दिखाया कि उसमें थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है, टूरिस्ट कम हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ओली में तो टूरिस्ट आ रहे हैं। हमारी तरफ से सभी व्यवस्थाएं हैं, सभी हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ओली आ सकते हैं इजीली लोग। ओली आने के लिए जोशीमठ से पहले आधे किलोमीटर पहले ही रास्ता कट जाता है
और वहाँ से ओली आ रहे हैं। दिन में काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं और वो चेयर लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। तो ओली हमारा सेफ है, क्योंकि अभी हम 5-6 दिन से हमारा काफ़ी टूरिस्ट बढ़ रहे हैं और अभी फ्यूचर में लगी रह के बढ़ते जाएंगे टूरिस्ट। जो बर्फ दिख रही है सर, यहाँ पर कितनी बर्फ होगी सर करीबन यहाँ पर? अभी हमारी ये चौथी बार की ये बर्फबारी है और इसमें 1.5 फीट के समथिंग है। अभी यहाँ मौसम बना हुआ है, बर्फ गिरने की चांसेस फुल है। पानी में मस्ती कर रहे और स्नो के साथ खेल रहे और इधर बहुत सारे मुंबई से आए हैं और हम लोग मजा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हम लोग ओली और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के नज़ारे और यहाँ की जो प्रकृति है उसका तो अलग ही आनंद है यहाँ का। हम लोग भी ओली में घूमने आए हैं। बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ अगर बहुत ही सुंदर लगा हमें। बहुत ही अच्छी वादियाँ हैं यहाँ पर, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पर ओली का, बहुत ही गजब नज़ारा है। यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेफिक्र होके आप लोग आ सकते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विश्व की सबसे खूबसूरत जगह ओली में, जिस ओली का दीदार करने के लिए यहाँ पर हर दिन पर्यटकों की आवाजाही होती रहती है। बड़ी बात तो यह है कि ओली में इस वक्त पर्यटक काफी दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण ओली इस वक्त काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बड़ी बात तो यह है कि ओली में इस वक्त करीबन आधा फीट से अधिक बर्फ की चादर बिछी हुई है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पर्यटक देश और विदेश से पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जमकर बर्फ का यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं। देख सकते हैं नीचे की अगर तस्वीरें देखने चाहते हैं तो नीचे आर्टिफिशियल कुंड कहा जाता है, वहां पर भी देख सकते हैं पर्यटक खूब वहां पर आर्टिफिशियल कुंड का वहां पर जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। देख सकते हैं सामने की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बर्फ की चादर इस वक्त बिछी हुई है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में यहाँ पर पर्यटक किस तरह से बर्फ के साथ यहाँ पर खेलते हुए देखे जा रहे हैं। पर्यटकों में इस वक्त काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। कैमरामैन साथी रूपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। भारी बर्फबारी के चलते चमोली ने भारत चीन सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क दोनों जगह पर बंद हो चुकी है। बता दें कि माणा पास से लेकर नीति पास तक दोनों क्षेत्र में बर्फबारी के चलते दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग पर बर्फ ही बर्फ जम चुकी है, जिस कारण फिलहाल आवाजाही बंद है। हालांकि बर्फ हटाने का काम बीआरओ कर रही है और बीआरओ लगातार दिन रात बर्फ हटाने के कार्यों में जुटी है। और बड़ी बात तो ये भी है कि मौसम विभाग के द्वारा फिर एक बार 24 घंटे बर्फबारी की आशंका जताई। आपको बता दें कि यह दोनों तस्वीरें बद्रीनाथ धाम और नीति घाटी की हैं, जहां पर कई फीट बर्फ सड़क में बिछी हुई है। उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज में रविवार से बदलाव देखने को मिला। वहीं रविवार देर रात से मूसलाधार बारिश भी हो रही है। इसके साथ ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। जनपद के सभी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल तक बारिश और बर्फबारी होने के आसार। जन टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह मां गंगा का मंदिर सफेद चादर की तरह चमक रहा है। मुखबिर की तस्वीर सामने आई है। 2200 से उच्च क्षेत्रों में अधिकांश बर्फबारी हो रही है। रुड़की और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कल शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से किसानों के चेहरे खिलते हुए नजर आए। रबी की फसल के लिए इस वक्त की बारिश का अमृत माना जा रहा है। मौसम विभाग ने 48 घंटों का येलो अलर्ट जारी किया था। बारिश के बाद ठंड का पारा बढ़ा, जिससे लोग घरों में कैद रहे।